Hello everybody. In this session, we are going to discuss about prohibition of insider trading. In short, PIT. SEBI के लिए ये एक बहुत ही बड़ा concern है, that is insider trading, and there are two regulations that take care of this entire thing, the prohibition on insider trading. सेबी एक्ट 1992 के दो सेक्शंस 12A एंड 15G में भी प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग का ख्याल रखा गया है और उसके बाद सेबी प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स रेगुलेशंस 2015 पूरे के पूरे आए हैं जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करते हैं. बट अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है. बहुत ही शॉर्ट में कहूं तो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इनसाइडर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब यहां से क्वेश्चंस की एक पूरी स्ट्रीम चालू होती है कि इनसाइडर कौन होता है, कनेक्टेड पर्सन कौन होता है, उनको डिफाइन किया जाएगा. तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते. ये जो पूरी चीज है ये हम लोग अब इस रेगुलेशन में पढ़ने जा रहे हैं. ध्यान रखिएगा कि ये सेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग. मैं एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में इस वक्त आपको समझा रही हूं और उसके बाद हम लोग अपने रेगुलेशंस की ओर आगे बढ़ेंगे और इसकी फॉर्मल लैंग्वेज को समझेंगे. इनसाइडर ट्रेडिंग ये एक इतना इंपॉर्टेंट एरिया सेबी के लिए क्यों है? क्योंकि सेबी के फंक्शंस क्या हैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, to develop and regulate, to develop securities market, to regulate, ठीक है, the securities market. तो ये जो सेबी के फंक्शंस है इसमें जो सेबी के लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? वो है कि भाई हमें इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है. वी हैव गॉट टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जितनी भी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी किस पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिमिटेड है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है. अब देखो ये स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट रखता है. हर दिन आप देखते हैं कि हमारे घर के जो लोग इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो सुबह सुबह CNBC आवाज लगा के बैठ जाते हैं या फिर अखबार में फाइनेंस का पेज खोजते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार मंगाते हैं ताकि वो ये समझ सके कि बाजार किधर की ओर जा रहा है. ये जितनी भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो अप डाउन हो रहे हैं, कितने अप हो रहे हैं, कितने डाउन हो रहे हैं, आज मार्केट उछाल पे है या आज मार्केट गिर गया, ठीक है, सिक्योरिटी के प्राइसेस किधर जा रहे हैं. ये सारी चीजें समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. बट ये जो लोग कंपनी में बैठे हुए हैं, जो लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ऑडिटर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हैं या फिर इनके जो रिलेटिव्स हैं, इनके जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सब तो कंपनी की इंफॉर्मेशन पहले से ही जान रहे हैं. करेक्ट. जो लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंपाइल कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि कंपनी इस बार लॉस रिपोर्ट कर रही है या प्रॉफिट. ये बात पब्लिक तब जानती है जब कंपनी एक्चुअल में रिपोर्ट करती है. जिन कंपनीज पे क्वार्टरली रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है वो कंपनियां क्वार्टरली रिपोर्ट करती हैं और उनके जो भी कनेक्टेड लोग हैं वो तो इस बात को पहले से ही जान रहे हैं कि कंपनी लॉस रिपोर्ट करने वाली है या प्रॉफिट. तो क्या उनके लिए ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? अगर हम ध्यान से समझें तो उनके लिए इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. उन्हें पहले से पता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है. और सोचो अगर इसी का बेनिफिट लेके वो स्टॉक मार्केट में मार्केट अब्यूज करे तो मार्केट अब्यूज करने का मतलब है कि उनको पता है कि कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट इस बार रिपोर्ट करने वाली है. अचानक से इन शेयर्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे. तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही कंपनी के शेयर्स खरीद के बैठ गए. अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस हाई जाएंगे, ये लोग तो बैठे बैठे कमाएंगे.
तो क्या ये भी बाकी लोगों की तरह अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट से कमा रहे हैं? नहीं, ये लोग तो अपनी पोजीशन के जो बेनिफिट है उससे कमा रहे हैं। आप कंपनी के इनसाइडर हो, आप पहले से जानते हो कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो आप तो उससे कमा रहे हो। और आप जिन 4 लोगों को ये बात फैलाओगे, ठीक है, अपने गॉसिप चेन में जो आप ये बात लेके जाओगे, वो लोग भी इस बात से कमाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कुछ लोगों को ऑलरेडी इस बात का बेनिफिट मिल रहा है कि वो कंपनी के अंदर बैठे हैं और वो इस बात से प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बाकी जनता क्या हो रही है, सिर्फ अननेसेसरी हाइप का शिकार हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी हाइप का शिकार हो रही है, एक्चुअल में बेनिफिट तो कोई और उठा रहा है। इसी चीज को कर्ब करने के लिए सेबी ने कहा कि नहीं, देयर शुड बी अ प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। जो लोग ऑलरेडी इनसाइडर हैं, जो लोग ऑलरेडी कंपनी के अंदर बैठे हैं, जो लोग कंपनी से कनेक्टेड हैं, वो लोग क्या करेंगे, किस तरीके से कंपनी के सिक्योरिटीज के साथ डील करेंगे, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ये बात सेबी आपको अपने रेगुलेशन के तहत बताएगी। और अगर किसी ने भी कंपनी की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का गलत उपयोग किया, ठीक है, इसका किसी ने भी गलत फायदा उठाया, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाया, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी इस बार डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है, कंपनी किस तरीके से अपने सारे जो रेशियोज निकाली है, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, इन सारी चीजों को जो लोग पहले से जानते हैं वो लोग इस चीज का गलत फायदा ना उठाएं, उसके लिए सेबी ने कहा कि भाई पेनाल्टी भी लगेगी। और ये पेनाल्टी किसी भी और पेनाल्टी की तरह छोटी मोटी पेनाल्टी नहीं है, गंभीर पेनाल्टी है। 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक की पेनाल्टी, या फिर 3x द प्रॉफिट्स मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत ही सीरियसली लेती है सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को, क्योंकि एक तरफ तो हम दुनिया भर के नियम लगा रहे हैं ताकि हम इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट भी कर सके, और इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर का भरोसा है सिक्योरिटीज मार्केट में उसको भी इंटैक्ट रख सके, साथ ही हम सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप एंड रेगुलेट कर सके। और आप पीछे से क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन का फायदा उठा के उसी मार्केट में उसी पब्लिक का पैसा गेन कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इस बात को सेबी बहुत सीरियसली लेती है। सेबी एक्ट 1992 में क्लियरली इस बात के लिए अलग से पेनाल्टी प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 15G, कि जो भी इस तरीके की हरकत करेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगा, उसके ऊपर इस तरीके की भारी भरकम पेनाल्टी लगेगी। और साथ ही सेबी अपने सेक्शन 12A में सबसे पहले इस बात की प्रोहिबिशन करती है कि भाई कोई भी जो इनसाइडर है वो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गलत फायदा मार्केट से नहीं उठाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे नहीं, या फिर जो लॉस होने वाला है उसको अवॉइड करने के लिए स्टेप्स नहीं लेंगे। ठीक है, और ये सारा कुछ रेगुलेट करने के लिए सेबी अलग से एक रेगुलेशन लेके आई, विच इज सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो हम लोग अपने पास ये दोनों सेक्शन भी पढ़ेंगे, हम लोग सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। चलो, तो ये बात मैंने आपको समझाई कि इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियली डिनोट्स डीलिंग इन कंपनी सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो बात अभी तक किसी और को नहीं पता है उसके बेसिस पे। सपोज कंपनी लॉस रिपोर्ट करने वाली है, जैसे ही कंपनी लॉस रिपोर्ट करेगी सब लोग क्या करेंगे, पब्लिक में सब लोग कंपनी के शेयर्स बेचना चालू कर देंगे कि भैया ये कंपनी तो अब धीमे धीमे लॉस रिपोर्ट कर रही है, इसकी हालत तो ठीक नहीं जा रही है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिरने वाली है। और ये बात ऑलरेडी कंपनी में जो लोग बैठे हैं उनको तो पता ही है, तो अब उन लोगों ने क्या किया, पहले से ही कंपनी के शेयर्स बेच के बैठे हैं ताकि वो अपना लॉस अवॉइड कर सके। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे वो लोग मार्केट को
क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। मार्केट जो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है वो बेसिकली इनके डिसीजंस पे चलने लग जाएगा। जैसे ही पब्लिक नोटिस करेगी कि उस कंपनी का जो खुद ही ऑडिटर है या उस कंपनी के जो कनेक्टेड लोग हैं वही लोग शेयर्स बेच रहे हैं, अभी तो क्वार्टर एंड होने वाला है, अप्रैल में रिजल्ट्स आने वाले हैं इनके, और इन लोग तो अभी से शेयर्स बेच रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, अब ये डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट रेगुलेट नहीं हो रहा, अब ये मार्केट रेगुलेट हो रहा है कि भाई इन लोगों ने शेयर्स क्यों बेचे, कोई तो बात है, मतलब कंपनी पूरी तरह से लॉस रिपोर्ट करने वाली है, तो पब्लिक भी पहले ही शेयर्स बेचना चालू कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट पूरी तरह से खत्म हो रहा है। मार्केट डिमांड और सप्लाई से नहीं चल रहा है, मार्केट अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से चल रहा है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जा रही है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो डिसीजन आ रहे हैं उससे जो लोग फैसले ले रहे हैं उससे चल रहा है मार्केट। तो इस एलिमेंट को सेबी पूरी तरह से हटाना चाहती है। आपको तो पता ही है कि हर चीज में लूप होल होते हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, केसेस भी जाते हैं सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, बट सेबी इसको बहुत सीरियसली लेती है। एंड वंस डिटेक्टेड, वंस अक्यूज्ड दैट अ पर्सन वाज इन्वॉल्व्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग, द पर्सन फेसेस हेवी पेनाल्टी। और बदनामी जो होती है कंपनी की और उस पर्सन की वो तो अलग। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियली डिनोट्स डीलिंग इन कंपनी सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी विच इज नॉट पब्लिश्ड, जो अभी पब्लिक को पता नहीं है, जिसे हम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जिससे कि वो लोग पर्सनल प्रॉफिट बना सकें या लॉसेस को अवॉइड कर सकें। ये कुछ कमिटीज बनाई गई जो कि प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को रेकमेंड करती थी। आप चाहें तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हम लोग आते हैं अपने पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। सबसे पहले हम लोग सेबी एक्ट के ये 2 सेक्शन को समझ रहे हैं जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी वर्बली डिस्कस कर लिया। सेक्शन 12A, नो पर्सन शैल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, खुद से नहीं कर रहे हैं, बीवी के अकाउंट से कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं, बेटे को बता रहे हैं कि तुम इस तरीके की ट्रेडिंग करो, खुद से नहीं कर रहे हैं, एजेंट से करवा रहे हैं, शैल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, deal in securities while in possession of material non-public or communicate such material non-public information। material non-public information से मतलब है जो कि material financially plus material for decision making। कंपनी के जिन इंफॉर्मेशन का फर्क कंपनी के प्राइसेस पे आ सकता है और जिससे कि यूजर्स का डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है, ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर डीलिंग इन सिक्योरिटीज हो रही है तो फिर उसे कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन माना जाएगा। सेक्शन 15G पेनाल्टी देती है, any person who either on his behalf or on behalf of any other person deals in securities of a body corporate listed on stock exchange on the basis of unpublished price sensitive information। पहले ही यहां लिख दिया, कोई भी अगर इंसाइडर है जो कि कंपनी की सिक्योरिटीज में डील करता है ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर ऐसी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है एक्सेप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि ऑडिटर का काम है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताए कि भैया आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपाइल हो गए हैं, अब आप पहले हमें दे दो, फिर हम अपना जो पूरा ऑडिट किए हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये होना ही होना है। ठीक है, कंपनी का जो फाइनेंस हेड है उसने कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स को जो कंपाइल किया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बने हैं, ऑडिटर आएंगे भाई उनको हम देंगे कि आप इनको स्टडी करके अपनी ऑडिट कर लो, तो ये लीकिंग नहीं मानी जाएगी क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो एक्सेप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आप किसी और को ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो भी आप पेनाल्टी के भागीदारी हैं। मतलब अगर आपने इस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डीलिंग इन सिक्योरिटी की, कम्युनिकेट किया या किसी को काउंसिल किया,
या फिर प्रोक्योर फॉर एनी अदर पर्सन टू डील इन एनी सिक्योरिटी, किसी और को हम जबरदस्ती समझाए जा रहे हैं, चाबी भरे जा रहे हैं कि अरे तुम सिक्योरिटी ले लो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, मतलब कि हम तुम्हें चाबी भर रहे हैं कि तुम ऐसा करो जिससे कि हमारा पर्सनल बेनिफिट हो। शैल बी लाइबल टू अ पेनाल्टी, कितनी पेनाल्टी? 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक की, आप यहां पे लिख सकते हो 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक की, या फिर 3x द प्रॉफिट्स मेड, जितना भी आप उससे कमाएं उसका 3 गुना अब आप पेनाल्टी भरिए। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग में एंगेज नहीं करेगा। और अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो ये आप खुली भाषा में समझ लीजिए कि कंपनी की सिक्योरिटीज में डील नहीं करेगा जब उसके पास कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है विच इज मटीरियल। और अगर ऐसा किसी ने किया कि किसी ने कम्युनिकेट किया या डीलिंग इन सिक्योरिटी की, या किसी को जबरदस्ती चाबी भर रहे हैं कि नहीं लो लो लो, या बेच दो बेच दो बेच दो, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई भी चाबी भर रहे हैं तो पेनाल्टी लग सकती है 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक की, और 3x द प्रॉफिट विच एवर इज हायर, 3x द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो ये हो गया सेबी का प्रोविजन रिलेटिंग टू इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी के अपना प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको यहां पर सम अप करके दिखाया गया है। हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किस चीज की, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फ्यू डेफिनेशंस। अब सबसे पहले मुझे पता है कि अल्फाबेटिकली यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर और कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं यहाँ पे शुरू करने जा रही हूं इनसाइडर की डेफिनेशन से। इनसाइडर की डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, जिससे कि हम कनेक्ट करके और बेहतर समझ सके कि ये पूरा रेगुलेशन किस चीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इनसाइडर कौन है? इनसाइडर मीन्स any person who is a connected person। बाय डिफॉल्ट हम किसी भी कनेक्टेड पर्सन को एक इनसाइडर बोल रहे हैं, या फिर he is or she is in possession of or having access to unpublished price sensitive information। अभी हमें इसमें समझने के लिए और क्या क्या वर्ड समझने हैं, ये वर्ड समझना है कि ये कनेक्टेड पर्सन कौन है, और दूसरा हमें ये समझना है कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है। मतलब इनसाइडर कौन है? जो कि एक कनेक्टेड पर्सन है। तो अगर तुम कनेक्टेड पर्सन हो, ये लाइन कहती है कि अगर तुम कनेक्टेड पर्सन हो, कनेक्टेड हो तो मतलब तुम इनसाइडर हो, और अगर तुम इनसाइडर हो तो तुम यहां पे जो सेबी इनसाइडर को पकड़ रही है ना, वहां तो तुम पहले ही आ जाओगे। तो अगर आप एक कनेक्टेड पर्सन हैं तो इनसाइडर हैं, इनसाइडर हैं तो फिर आप पेनाल्टी प्रोविजन अट्रैक्ट करते हैं अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन की तो, ठीक है। तो कनेक्टेड पर्सन अपने आप ही इनसाइडर हो जाता है। इसके अलावा और इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, यहां पे बात की जा रही है जो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कनेक्टेड होता तो उसके आगे तो हम बात ही ना कर रहे होते, पहले ही गर्दन पकड़ लेते। लेकिन कनेक्टेड नहीं हो फिर भी यू आर इन पोजेशन ऑफ, या तो तुम्हारे पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या फिर वहां तक पहुंचने का एसेस है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर इनसाइडर हो तो चलो पेनाल्टी लग गई, नहीं, पेनाल्टी इज नॉट इक्वल टू इनसाइडर, इनसाइडर इज नॉट इक्वल टू पेनाल्टी। बट हां, अगर इनसाइडर हो और कॉन्ट्रावेंशन कर दी तब पेनाल्टी लगेगी। इनसाइडर प्लस कॉन्ट्रावेंशन इज इक्वल्स टू पेनाल्टी। इनसाइडर इज नॉट इक्वल टू पेनाल्टी, कनेक्टेड पर्सन इज इक्वल्स टू इनसाइडर। बात समझ रहे हैं? हर कनेक्टेड पर्सन इनसाइडर है, पर हर इनसाइडर को पेनाल्टी नहीं है।
जिस इनसाइडर ने कॉन्ट्रावेंशन किया उसको पेनल्टी है। और कोई पर्सन अगर कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास या तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या फिर उस तक पहुंचने का एक्सेस है, तो भी वो पर्सन इनसाइडर की डेफिनेशन में क्वालिफाई हो जाता है। अब हमें सबसे पहले समझना है कि ये कनेक्टेड पर्सन कौन है, तभी हम समझ पाएंगे कि इनसाइडर कौन है। कनेक्टेड पर्सन means any person who is or has during 6 months prior to the concerned act has been associated with the company directly या indirectly। जो भी पर्सन कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो कनेक्टेड पर्सन है। दूसरा, ये एक्ट कमेंस हुआ अब ये तो इस एक्ट में लिखा है, इसके 6 महीने पहले से भी अगर कोई पर्सन कनेक्टेड है और हैज ड्यूरिंग 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन जो कंपनी से आज या आज से 6 महीना पहले भी कनेक्टेड था तो वो कनेक्टेड पर्सन है, कंपनी से एसोसिएटेड था तो वो कनेक्टेड पर्सन है। इन एनी कैपेसिटी, कुछ भी है आप, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एनी कैपेसिटी including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relation। कंपनी के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, मतलब जहां से आपको बेनिफिट मिल रही है, या फिर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो माना जाएगा कि आप कंपनी के कनेक्टेड पर्सन हैं। मैम क्या इसमें कंपनी का कोई क्लीनिंग स्टाफ भी शामिल है? हाँ है, क्योंकि अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो शामिल है। कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में है तो वो शामिल है। कंपनी के साथ मोस्टली फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन उसका चलता रहता है विद इट्स ऑफिसर्स। मैम अब कोई भी ऑफिसर क्लीनिंग स्टाफ को थोड़ी ना बताएगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट कहाँ जा रहे हैं, पर वो ऑफिसर है, वो 4 बार वहां जाता है चाय देने, पानी देने, ठीक है, वो पर्सन वहां का क्लीनिंग स्टाफ है या पैंट्री स्टाफ है, 4 बार जाता है चाय देने, पानी देने, क्या उसको अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही है? हो सकता है चल रही हो सकता है वो इस चीज को किसी और को कम्युनिकेट कर दे जो कि बड़ा फायदा उठा ले, ठीक है। तो कंपनी के इस तरीके के भी जो स्टाफ है वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं पे भी ये क्लासिफिकेशन नहीं की गई है कि जो इतने 1000 से ऊपर कमाता है उसी को गर्दन पकड़ो। ये अब अपने लॉजिक की बात है या लॉजिक ऑफ द केस की बात है, लेकिन गर्दन तो सबकी पकड़ाएगी। सो इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं? जो कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में, जैसे कि ऑडिटर। भाई ऑडिटर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना कि वी आर, एंगेजमेंट लेटर जो साइन होता है वो क्या है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा उनके एम्प्लॉइज, इसके अलावा और भी कोई कंसल्टेंट्स जिनके साथ दे आर वर्किंग, किसी के भी साथ जिसके साथ कंपनी की फिड्यूशरी रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, गुड फेथ। भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया है बट यू हैव बीन अ रेगुलर टू द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, तो ये सारे ही लोग इसमें कवर हो जाते हैं। या फिर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, सीधे ये कनेक्टेड पर्सन है। कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय और होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप। अगेन यहां पे भी हम कह सकते हैं कि यहां पे भी आपके ऑडिटर्स, आपके कंसल्टेंट्स सब शामिल हो जाते हैं। दे होल्ड एनी पोजीशन इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी, वेदर टेम्पररी और परमानेंट। जैसे कि ऑडिटर के क्या होते हैं? एंगेजमेंट, एनुअल एंगेजमेंट होती है और मोस्टली 5 साल का पूरा ब्लॉक होता है जो कि ऑडिटर सर्व करता है। तो अगर टेम्पररी या परमानेंट कैसी भी रिलेशनशिप है तो भी वो पर्सन इसमें इनसाइडर की डेफिनेशन में शामिल हो जाएगा।
that allows such person directly or indirectly access to unpublished price sensitive information, या reasonably expect किया जा सकता है. हो सकता है कि उसके पास वो एक्सेस ना भी हो सकता है कि एक्सेस ना भी हो, लेकिन रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है. जैसे ऑडिटर की टीम आई, उसमें 12 लोग थे ना, 12 के 12 को कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी नहीं पता है, वो लोग सिर्फ अपने कंसर्न एरिया पे काम कर रहे हैं. लेकिन रीजनेबली एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है ना कि आप ऑडिटर की टीम हो, आपने फाइनेंशियल्स देखे ही होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फाइल में, किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में आपने देख लिए कि कंपनी के क्या फाइनेंशियल्स हैं. तो आपसे रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि आपको पता हो, या फिर ऐसा हो ही सकता है कि हाँ भाई उसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. तो इनसाइडर कौन एक पर्सन हो गया, सबसे पहले इस बात को समझेंगे. इनसाइडर कोई भी एक ऐसा पर्सन हो गया जिसके पास क्या है, जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, या फिर अभी से 6 महीना पहले भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड था, जिसके साथ कंपनी का किसी भी तरीके का चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल, चाहे फिड्यूशियरी या एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है, या जो कंपनी के साथ एक बिजनेस या प्रोफेशनल टर्म्स के साथ कनेक्टेड है, जो कि जिसमें से किसी भी केस में उसके पास एक अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या ये रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकती है. तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन एक इनसाइडर है, सॉरी वो पर्सन एक कनेक्टेड पर्सन है. और कनेक्टेड पर्सन है का मतलब इनसाइडर है, क्योंकि इनसाइडर की डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा है हु इज अ कनेक्टेड पर्सन. वहां पे अलग से ये बात कनेक्टेड पर्सन के लिए मेंशन नहीं की गई है कि अगर कनेक्टेड पर्सन है देन द पर्सन शुड बी हैविंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. नहीं, कनेक्टेड पर्सन होता ही वो है जिसके पास या तो कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या फिर रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हाँ भाई इसके पास तो हो ही सकती है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी का डायरेक्टर है, और कंपनी का जो डायरेक्टर है वो हमेशा ऑफिस के बाद अपने एक फ्रेंड के पास जाके बैठता है, डेली बैठता है, डेली विदाउट फेल बैठता है, और उसके साथ 1-1.5 घंटे का समय बिताकर ही घर आता है. अब ऐसे में क्या ये पर्सन कनेक्टेड पर्सन है? यस. व्हाई? बिकॉज द पर्सन इज कनेक्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. कंपनी डायरेक्टर का जो रिलेशनशिप है वो उसके फ्रेंड के साथ काफी अच्छा है, और यहाँ पे रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डायरेक्टर ऑफिस की बातें उसको बताता होगा, या फिर जो भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डायरेक्टर के पास है वो भी उनको बताई जाती होंगी. तो यहाँ पर जैसे हमारे पास और एक्ट में क्या होता है, डिफाइन कर दिया जाता है कि रिलेटिव्स कौन है या कनेक्टेड पर्सन कौन हो सकते हैं. यहाँ पे हर उस पर्सन को घेरे में लिया गया है जिसके पास आप इवन सस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये रीजनेबली प्रूव किया जा सके. तो हर वो पर्सन एक इनसाइडर है. ठीक है, और उसके अलावा इनसाइडर कौन है? कोई भी और पर्सन जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर उस इंफॉर्मेशन तक का पहुंच है. नेक्स्ट इज पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन. अब यहां पे लिस्ट जो है वो ब्रॉडन होती है. पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द कंसर्न पर्सन, होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, कंपनी से जुड़ी कंपनियां, एनी इंटरमीडियरी, कोई भी इंटरमीडियरी है जैसे कि उनके ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, उनके अंडरराइटर्स, ठीक है, रजिस्ट्रार टू द इशू, ये जितने भी लोग हैं इन सबके पास कंपनी की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है. एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि कंपनी के पूरे इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल कर रही है, तो वो जानती है ना कि कंपनी के पास कितना पैसा है, क्या है, कंपनी डूब रही है, खुल रही है, क्या हो क्या रहा है. ठीक है, तो ये सारे लोग. एन ऑफिशियल ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज पे रिपोर्ट करती है और फिर वहां से वो इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है. तो स्टॉक एक्सचेंज के जो भी ऑफिशियल है वो लोग हो सकता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन तक क्या हो जाए, पहले ही पहुंच जाए, कंपनी के इंफॉर्मेशन तक पहले ही पहुंच जाए, बिकॉज दे आर द ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ अ म्यूचुअल फंड और अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर उसका कोई एम्प्लॉय.
जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल कर रही है, म्यूचुअल फंड जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल कर रहा है, या फिर उनका कोई एम्प्लॉय। तो ऑफकोर्स सी बात है भाई, बैठा तो इंसान ही है, तो जो भी एम्प्लॉय है म्यूचुअल फंड कंपनी का, उसको तो कंपनी के अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंच ही रहे हैं, इसलिए उसको भी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन माना गया है। इसके अलावा अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय, अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर एक एम्प्लॉय, या फिर एक ऑफ अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंपनीज के जो कनेक्टेड बैंक्स वगैरह हैं, वो खुद बैंक्स, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उनके एम्प्लॉयज, उनको भी हम डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन मान सकते हैं। एन ऑफिशियल और एन एम्प्लॉय ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बैंकर टू द कंपनी, कंसर्न फर्म, ट्रस्ट, HUF, कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेयर इन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और हिज इमीडिएट रिलेटिव या फिर बैंकर ऑफ द कंपनी हैज मोर देन 10% ऑफ द होल्डिंग ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जहां से आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। वैसे तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% को कहते हैं, लेकिन अगर 10% भी कोई भी एक ऐसा कंपनी है जो कि किसी भी कंसर्न में, कोई फर्म में, किसी ट्रस्ट में, किसी HUF में, किसी और कंपनी में, किसी और एसोसिएट AOP में, क्या है, वेयर इन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर हिज इमीडिएट रिलेटिव, या तो कंपनी का डायरेक्टर, या तो उसका इमीडिएट रिलेटिव, या तो उसका बैंक, किसी एक ऐसी ट्रस्ट है, यूनिट है, HUF है, या फिर कंपनी है, या AOP है, जिसके 10% से ऊपर का शेयर्स रखे हों। It is to be noted that above definition intends to bring into ambit persons who may not seemingly occupy any position in the company but are in regular touch with the company and its officers and are involved in the know of company's operation। क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, that is why it can be reasonably expected that they have access to unpublished price sensitive information। So ये बात हम लोगों ने पढ़ी, that it is to be noted that above definition intends to bring into its ambit person who may not be seemingly occupy any position in the company। जरूरी नहीं है कि उनका कंपनी में कोई पोजीशन हो, जैसे अभी हम लोगों ने डायरेक्टर के फ्रेंड की बात की, but they are in regular touch with the company and its officials and they are involved in the know of the company's operation। तो कहीं पे भी ये डेफिनेशन एक बाउंड्री नहीं डाल रही है, इट इज ओपन टू, इट टेक्स इन इट्स एम्बिट all the person who are expected to have access to unpublished price sensitive information, चाहे उनके पास हो या ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको पता ही है कि कंपनी किधर जा रही है, लेकिन क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू मस्ट बी नोइंग व्हाट्स गोइंग। इमीडिएट रिलेटिव, जो यहाँ पे बोला गया था कि एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द कंसर्न पर्सन, उस इमीडिएट रिलेटिव को थोड़ा सा डिफाइन किया है, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन ऑफ द स्पाउस, एनी ऑफ whom इज ईदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन सच पर्सन। तो वो रिलेटिव्स इन पे हम लोग लेंगे जो भी फाइनेंशियली इनसे क्या है, इन पे डिपेंडेंट है, या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन हु कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि हमारा स्पाउस भी नहीं है, पेरेंट भी नहीं है, सिबलिंग भी नहीं है, मेरे घर का ही कोई पर्सन नहीं है, लेकिन कोई मेरा एक ऐसा दोस्त है या दूर का कोई रिश्तेदार है, एनीबडी हु कंसल्ट्स मी इन टेकिंग दिस डिसीजन। अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए, कंपनी के जो मोस्टली CFOs होते हैं, दे आर सो लर्नेड पीपल, या उनको इतना ज्यादा पता चल जाता है मार्केट के बारे में कि जिनको भी पता चल जाता है कि भाई दिस पर्सन इज CFO ऑफ सच एंड सच कंपनी, वो लोग उनसे जरूर ट्रेडिंग एडवाइसेस लेंगे कि भाई आप बताइए आपका मार्केट के बारे में क्या विचार है, वेयर इज द मार्केट गोइंग, कौन सा सेक्टर इस वक्त बहुत सही जा रहा है, किन कंपनियों में इस वक्त इन्वेस्ट करना ठीक है। तो ये लोग क्या हैं, क्या ये लोगों को हम सीधे कनेक्टेड पर्सन में डाल देंगे? नहीं, बिकॉज ये लोग उनके पास सिर्फ क्यों आए हैं, टू हैव सम एडवाइस।
अगर एडवाइस लेने आए हो तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हारे पास कंपनी की अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी? नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कभी ऐसे ही रैंडमली उनसे एडवाइस ले लेते हो। जो आप टीवी पे देखते हो कि भाई न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं, 4 लर्नेड लोगों को बिठा के जान के उनसे पूछते हैं कि आप बताइए मार्केट किधर है, किधर ट्रेडिंग करना इस वक्त ठीक है, हमारी ये जनता को ये डाउट है, वो जनता को वो डाउट है। तो क्या हम उन सबको कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में ले लें? नहीं। वाई? बिकॉज अभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ गई है, जबकि वो लोग जो बैठे हैं उनके पास जरूर कुछ ना कुछ यूपीएसआई होगी। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अब मैं यूपीएसआई बोलूंगी, जरूर इनके पास कुछ यूपीएसआई होगी, लेकिन या तो इन्होंने लीक नहीं की या फिर इन लोग एक ऐसी पोजीशन पे नहीं है जो इनको पता चल रही है। तो अभी हम इनको उस एम्बिट में नहीं लेंगे, और नहीं तो इस हिसाब से तो पूरी की पूरी ऑडियंस ही उस एम्बिट में आ जाएगी। तो यहां पे हमें उस डिविएशन को समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, यूपीएसआई। इट मींस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई भी एक ऐसी बात जो कि कंपनी के सिक्योरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट। इसके अलावा जो बात कंपनी के सिक्योरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कंपनी इज टेकिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी एक बहुत बड़ा डील कंपनी के हाथ लगा है, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रही है जिससे कि कंपनी एक्सपेंशन करेगी, ठीक है, या फिर कोई टेक ओवर या मर्जर की न्यूज जो कि सिक्योरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट आपके सिक्योरिटी के प्राइस पे उसका इंपैक्ट आना ही आना है। That is not generally available. That is not generally available, which upon becoming generally available is likely to materially affect the price of the securities. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का जो हेड होता है, अगर उसकी हेल्थ इश्यूज भी चलते हैं तो लोग उस बात को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि तुरंत ये बात सिक्योरिटीज पे इंपैक्ट डाल सकती है कि भाई जो कंपनी का अभी तक का हेड है, जो पर्सन कंपनी के मेजर डिसीजन ले रहा था, अभी वो तो ठीक नहीं है, इनका तो ऑपरेशन चल रहा है, इनको तो कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। ये बात भी कंपनी पे इंपैक्ट डाल सकती है, कंपनी के सिक्योरिटी पे। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जनरली अवेलेबल नहीं है। कंपनी की क्या इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल होती है? कंपनी के रेगुलर जो सिक्योरिटी प्राइसेस हैं वो जनरली अवेलेबल होती है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपाइल होने के बाद जनरली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं वो तो सबको पता है कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट हो सकता है सबको ना पता हो, लेकिन कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो तो मोस्टली सबको पता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि जनरली अवेलेबल है वो एक यूपीएसआई नहीं है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन भी कंपनी की सिक्योरिटीज पे डे इन डे आउट इंपैक्ट डालती हैं। लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उसकी सिक्योरिटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि जनरली अवेलेबल नहीं है, which upon becoming generally available is likely to materially affect the prices of the securities. आज अवेलेबल नहीं है, कल अवेलेबल हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? अगर लीक आउट हो गई तब तो इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस पहले ही अप्लाई हो जाएंगे। लीक आउट नहीं हो रही है, बल्कि हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम जनरली अवेलेबल करें। जैसे कि हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या है, ये एक कंप्लायंस है कि उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने ही करने हैं, ठीक है। कंपनी के ऑडिटर का डिक्लेरेशन करना ही करना है कि कंपनी का ऑडिटर कौन है, कौन नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर आनी है, और वो बाहर आने के बाद कंपनी के प्राइसेस को अगर इफेक्ट कर देती है मटीरियली, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? यूपीएसआई बोलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जरूरी नहीं है कि यही पांचों यूपीएसआई है, इनके अलावा और भी यूपीएसआई हो सकती हैं। ये आपको समझाने के लिए दिया है। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी के डिविडेंड डिसीजन, कंपनी डिविडेंड दे रही है, नहीं दे रही है, कितना दे रही है। चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या कंपनी आईपीओ लॉन्च करने वाली है, ठीक है, या फिर कंपनी एक राइट्स इश्यू प्लेस करने वाली है, कंपनी बोनस डिक्लेयर करने वाली है,
क्या हो रहा है, मर्जर डीमर्जर की न्यूज, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग बहुत बड़ी चीज है, डिस्पोजल एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस या फिर सच अदर ट्रांजैक्शन, या फिर चेंजेस इन केएमपी। जो की मैनेजेरियल पर्सोनल है कंपनी के, होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी का सीएफओ, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के यानी कि हेड मैनेजमेंट में किसी तरीके का कोई चेंज आने वाला है, ये सब भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कंपनी के प्राइसेस को मटेरियली इंपैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या एलिमेंट समझ में आए, कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी से या फिर उसकी सिक्योरिटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। कंपनी से जुड़ी कोई भी और इंफॉर्मेशन होती है, कई ऐसी चीजें होती है, जैसे कंपनी पे किसी ने केस कर दिया, ठीक है, कंपनी के बेसिक जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसी पे किसी ने पैटेंट केस कर दिया कि हो सकता है कि कल को ये इस नाम पे प्रोडक्ट बना ही ना सके, भाई पूरी की पूरी कंपनी डूब जाएगी। किसी ने कॉपीराइट का इश्यू डाल दिया, कोई एक पर्सन है जो आज तक अपने नाम पे दूसरे का छापा हुआ माल निकाले जा रहा है। अब क्या हुआ, कॉपीराइट केस चल गया है। ये एक ऐसी न्यूज है जो कि कल को आपकी पूरी कंपनी बंद करा सकती है। तो ये कंपनी की सिक्योरिटी से स्पेसिफिकली जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हर चीज का इंपैक्ट आता तो प्राइसेस पे ही है। कंपनी का जो गुडविल है अगर वही खराब हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट भी प्राइसेस पे ही आएगा। कई बार जो बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज होती हैं उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज भी होते हैं, जो घरेलू झगड़े भी होते हैं, उनके घरेलू मतभेद होते हैं, भाई दो भाइयों में लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, ये बात भी यूपीएसआई बन सकती है कि कल को हो सकता है ये कंपनी स्प्लिट हो जाए, ठीक है। तो विच इज नॉट जनरली अवेलेबल, बट दूसरी चीज क्या है जो जनरली अवेलेबल है नहीं बट होने पर प्राइसेस में तहलका मचा सकती है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यूपीएसआई होती है। तो अब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। कोई भी इनसाइडर, ठीक है, इनसाइडर कौन होता है, कोई भी कनेक्टेड पर्सन इनसाइडर होता है, कोई भी कनेक्टेड पर्सन इनसाइडर होता है, और इसके अलावा एनी अदर पर्सन जो कि यूपीएसआई उसके पास हो सकती है, मे बी एनी अदर पर्सन जिसके पास यूपीएसआई हो सकती है। तो कोई भी इनसाइडर क्या करे, जो जैसा कि सेबी ने बताया कि या तो यूपीएसआई के बेसिस पे डील करे, डीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई, ऐसी किसी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे, भाई कमा के ही पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ कंपनी की खुद सिक्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं, दूसरों को क्या कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं कि आप ये सिक्योरिटीज लीजिए या मत लीजिए, ठीक है। इस तरीके की अगर कोई भी हरकत कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, और इसके ही ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है। और ये यूपीएसआई क्या है, इसका भी मतलब हम लोगों ने समझा कि ये यूपीएसआई क्या है, कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी से हो या कंपनी की सिक्योरिटीज से हो जुड़ी, जो कि अभी जनरली अवेलेबल नहीं है, अभी जनरली अवेलेबल नहीं है लेकिन हो जाएगी, ठीक है। अगर हुई, इफ बिकेम अवेलेबल, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि वो अभी जनरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी जनरली अवेलेबल होगी मटीरियली इंपैक्ट करेगी किस पे, मटीरियली इंपैक्ट करेगी प्राइसेस को, मटीरियली इंपैक्ट करेगी प्राइसेस को, ठीक है। तो यहां पर जो बड़ा एलिमेंट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूपीएसआई होती है। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं, और उनके रिलेटिव्स वगैरह को भी हम लोगों ने देखा कि भाई रिलेटिव्स वगैरह भी उसी एम्बिट में आ जाते हैं। अब यहां पे इन रेगुलेशंस ने कहा कि एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है, इन रेगुलेशंस ने कहा कि एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है, जिस कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं अंडर दीज रेगुलेशन। तो उन जिम्मेदारियों को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हु इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। अब इस पूरे रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही प्राइम रोल होता है कंप्लायंस ऑफिसर का, हु इज एनी सीनियर ऑफिसर
ठीक है, जो कि who's designated, so मतलब या तो उसको बना दिया गया है कि भाई ये कंप्लायंस ऑफिसर है, जिसकी रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होती है, या फिर जो भी और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज नो बोर्ड, तो फिर जो भी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है, जो कि फाइनेंशियली लिटरेट है। फाइनेंशियली लिटरेट होने का मतलब है जो कंपनी के फाइनेंसेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सके, एंड इज केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर, जो कि इन पूरे रेगुलेशंस का ध्यान रख सके। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरीके के पूरी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से जुड़ी जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, मॉनिटरिंग एडहेरेंस हैं, ठीक है, उनको फॉलो करेगा कि भाई यूपीएसआई प्रिजर्व होनी चाहिए। उसका मेन काम है प्रिजर्वेशन ऑफ यूपीएसआई। उसके लिए पॉलिसीज फॉलो करो, प्रोसीजर्स फॉलो करो, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ बनाया गया है उसको फॉलो करो, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डेटाबेस फॉर्म होता है वो देखो, ठीक है, बहुत सी इसकी जिम्मेदारियां होती है, मतलब यूपीएसआई प्रिजर्व करना है। एंड सेकेंड, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशन, मतलब पूरी तरह से इस रेगुलेशन को फॉलो कराने की जिम्मेदारी किसकी है, वो कंप्लायंस ऑफिसर की है, अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी या फिर हेड, मतलब ये पर्सन रिपोर्ट करता है टू द बोर्ड या फिर टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कैन अ सीनियर पर्सन से सीएफओ या सीएस, जो जिसकी रिपोर्टिंग बोर्ड को नहीं है, क्या वो कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है, या फिर कैन द कंपनी अपॉइंट मोर देन वन पर्सन एज द कंप्लायंस ऑफिसर। अब बताइए क्या सीएफओ हो सकता है? यस। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट है, वो कंपनी का हेड ही है खुद ही, और सीएस तो मोस्टली सब कंप्लायंस ऑफिसर होते ही है। जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होता है वही एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है जो कि मोस्टली कंप्लायंस ऑफिसर का काम करता है। क्या एक से ज्यादा कंप्लायंस ऑफिसर हो सकते हैं अंडर द कोड? कंप्लायंस ऑफिसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की होगी, या फिर अगर 3-4 कंप्लायंस ऑफिसर है तो दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। Can CS as well as CFO be appointed as a compliance officer so that one can sign and submit the document if the other person is on travel? अगर ये दोनों एक साथ कंप्लायंस ऑफिसर का काम कर रहे हैं तो दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर एक पर्सन ट्रैवल पर है तो सिर्फ दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं जा सकती, ठीक है, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। नेक्स्ट, यहां पे एक इन्फॉर्मेंट की भी डेफिनेशन लिखी गई है। इन्फॉर्मेंट कौन है? मींस एनी पर्सन हु वॉलंटरीली सबमिट्स टू द बोर्ड अ वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, मतलब जो ये बात बताता है कि हमारे यहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग का केस चल रहा है, ठीक है, दैट इज इन्फॉर्मेंट। अब हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कि रेगुलेशन है क्या। रेगुलेशन 3 and 4 हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पे, जो बताती है कि देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन ऑफ सच यूपीएसआई, एंड रेगुलेशन 4 बताती है कि देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई, ठीक है। तो हम लोग ये रेगुलेशन 3 समझ रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अभी तक आई एम श्योर कि आप समझ चुके हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। कोई भी इनसाइडर ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई अगर डीलिंग इन सिक्योरिटीज करे, कराए या किसी को एडवाइस दे, तो वो सारी चीजें इस एम्बिट में आ जाती हैं कि आपने क्या किया है, एक कॉन्ट्रावेंशन किया है एक्ट के अंदर, सेबी एक्ट के अंदर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है। प्रोहिबिशन ऑफ रूल्स में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन पढ़ी कि यूपीएसआई क्या है, इनसाइडर कौन है, कनेक्टेड पर्सन कौन है। अब आपको जगह जगह पे और भी शब्द मिलेंगे जिनको हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट समझते जाएंगे। आपका जो रेगुलेशन है वो कहता है दैट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन ऑफ दिस यूपीएसआई। किसी के भी पास जो यूपीएसआई है वो ऐसे ही कम्युनिकेट नहीं की जा सकती, और अगर आप किसी और को कम्युनिकेट करते हो तो उस पर्सन के पास क्या हो रहा है, यूपीएसआई आ रही है, मतलब प्रोक्योरमेंट। तो दिस एंटायर रेगुलेशन 3 इट सेज दैट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई।
ये कहता है कि जो भी इनसाइडर है, क्योंकि इनसाइडर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास यूपीएसआई होगी ही होगी, ओके, देन दैट पर्सन शुड नॉट कम्युनिकेट एनी यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज या लीगल ऑब्लिगेशंस। जब तक कोर्स ऑफ बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं है कि आप ये यूपीएसआई किसी को बताएं, तब तक आप नहीं बताएंगे। बताने का मतलब है सिर्फ कान में चुगली करना नहीं। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो कंपनी का जो फाइनेंस हेड है उसको तो पता ही है कि कंपनी के क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उसके पास ऑलरेडी एक यूपीएसआई है। क्या वो ऐसे ही किसी को लेके जेरोक्स बांट सकता है, जिसको मन करे कि हाँ भाई जेरोक्स बांटे जा रहे हैं हम? नहीं बांट सकता। इवन प्रिंटिंग भी अगर उसकी कराते हैं तो बहुत ही सिक्योर प्रिंटर होना चाहिए और ये पीडीएफ भी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, ताकि किसी के भी हाथ इस तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट्स ना लगे। अब ऑडिट होगी पहले, तभी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स होंगे, तो ऑडिटर को आपको ये फाइनेंशियल रिजल्ट देने पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ योर ड्यूटीज। The finance head has to get the audit conducted, and for that reason he should give the reports to he should give the financial statements to the auditor. So this is in conduct of a duty, of a legal contractual duty in the ordinary course of business. तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन है कि अगर एक्सेप्शन में हमने दिया है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, no person to procure or cause the communication by an insider except for performing the duties या legal obligation। ना कोई एवे ही दे सकता है, मतलब यूपीएसआई दे सकता है? नहीं। क्या जबरदस्ती हम यूपीएसआई किसी से मांग सकते हैं? नहीं। कोई भी पर्सन क्या करेगा? ना तो खुद प्रोक्योर करेगा, ठीक है, मतलब कि उसने देखा कि अच्छा सीएफओ के सिस्टम पे तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, गए पीछे से उसी की एक कॉपी निकाल के चले आए, ठीक है, या प्रिंटर में ही फिर से उसी चीज को जेरोक्स कर लिया। मतलब खुद से भी नहीं प्रोक्योर करना है, ना ही कोई ऐसा कम्युनिकेशन इनसाइडर से निकलवाना है, until unless it is required to perform legal obligation। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? यहां पे एक ऑब्लिगेशन आती है, किन पे? इनसाइडर्स पे आती है। इट एंटेल एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर द टेक ओवर रेगुलेशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी इज ऑफ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट द शेयरिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जब टेक ओवर की बात चल रही हो, ठीक है, और सामने वाली पार्टी ने भाई ये खुल के कहा है कि भाई हमें तुम पूरा अपना फाइनेंशियल डिस्क्लोजर दो, या फिर जो भी कंपनी की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो दो, और ये हमारी इस डील के लिए रेलेवेंट है, उस केस में अगर हम इस तरीके से यूपीएसआई दे रहे हैं या वो कंपनी ले रही है, तो ये इस रेगुलेशन को, कॉन्ट्रावेंशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, नॉट अट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर। ठीक है, कहीं से भी सामने से बोला नहीं गया कि नहीं तुम बताओ, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम ओपन ऑफर दें अंडर द टेक ओवर रेगुलेशन, बट वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑफ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट शेयरिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जैसे ड्यू डिलिजेंस होता है, भाई शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तभी ना पूरा ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो पाएगा, बिना इंफॉर्मेशन लिए तो कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकता। और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि कंपनी खुल के पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि कंपनी मान लीजिए डूब रही है, नहीं संभल रही, इस वक्त जरूरत है कि कोई बायर मिल जाए, कंपनी खरीद ले, तो दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू देम, एंड द इंफॉर्मेशन दैट कंस्टिट्यूट यूपीएसआई is decimated to be made generally available at least 2 trading days prior to the proposed transaction being affected। मतलब जब हम आपके साथ ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब ये टेक ओवर की न्यूज बाहर आएगी, उसके पहले हमारी वो यूपीएसआई बाहर आ चुकी है। जब हमारा ये टेक ओवर होगा, हमारा टेक ओवर तय हुआ है कि XYZ डेट पे होगा, उस XYZ डेट के 2 दिन पहले जो भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो पहले ही बाहर आ चुकी है, मतलब मर्जर की न्यूज पहले ही बाहर आ चुकी है। ठीक है,
in such form as the board of directors may determine to be adequate and take to cover relevant material facts. जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो कंपनियों का मर्जर्स होने वाला होता है वो लोग मर्जर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और वो इस बात को मार्केट में आने देते हैं अपने हिसाब से कि हाँ भाई दीज टू कंपनीज आर मर्जिंग, दिस ब्रांड इज टेकिंग ओवर दैट ब्रांड, और वो लोग को जितना रेलेवेंट समझ में आता है वो लोग उसको जान के प्रेस में रिलीज करते हैं. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 2 दिन पहले, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 दिन पहले क्या है बाहर आनी चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अभी तक ये इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसके एक रात पहले ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. अब ये एक क्या है, ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का लीक आउट है और ये रेस्ट्रिक्शन में कवर नहीं है. आपको अगर इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना था तो आपको एटलीस्ट 2 दिन का गैप लेना चाहिए था. अब आप एक रात पहले इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि हाँ हम तो बताने ही जा रहे थे, नहीं, एटलीस्ट 2 दिन का गैप आपको लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या बोला गया है, सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहली एक्सेप्शन है कि कम्युनिकेशन या प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई कब चल जाएगा, तब चल जाएगा जब इट इज इन अकॉर्डेंस विद परफॉर्मेंस ऑफ एनी ड्यूटीज, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन. अब हम लोग यहां पे लिखते जाएंगे अपने पास, रेगुलेशन 3 क्या कहता है, रेगुलेशन 3 कि कोई भी कम्युनिकेशन या प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई नहीं होना चाहिए. नो प्रोक्योरमेंट या कम्युनिकेशन ऑफ यूपीएसआई. किनके ऊपर, एक्सेप्शन इन परफॉर्मेंस ऑफ लीगल या मतलब लीगल ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज जो भी हैं, जो हमारा काम है उसके तहत हमें बताना पड़ रहा है. दूसरा, टेक ओवर वगैरह के केस में ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन है कि हम बताएं टू कम्युनिकेट. नेक्स्ट, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है. एंड नेक्स्ट, यूपीएसआई ऑलरेडी मेड पब्लिक एटलीस्ट 2 days प्रायर टू किस चीज के, द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इफेक्टेड. जो भी ट्रांजैक्शन है, द ट्रांजैक्शन ही लिखती हूं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखूंगी, द ट्रांजैक्शन बीइंग इफेक्टेड. अगर ऐसा है तो ये रेगुलेशन 3 में एक कॉन्ट्रवेंशन नहीं है. अब यहां पे पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू नोट क्या है यहां पर इस रेगुलेशन में. कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट होना ही चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट होना ही चाहिए. देन एक डेटाबेस मेंटेन होता है जहां पे जिन जिन लोगों को यूपीएसआई का एसेस है उनका पूरा नाम और आइडेंटिटी डिटेल सब लिखा जाता है कि भाई किसको किसको ये पूरा एसेस था. एंड दिस डेटाबेस इज डिजिटल. ठीक है, एक डिजिटल डेटाबेस पूरा क्रिएट किया जाएगा. क्या किनको शेयर किया गया है, उनका पैन नंबर क्या है, और उनके साथ भी कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट अंडरटेक किया जाएगा.
एंड थर्ड, ये जो डेटाबेस है, ठीक है, ये जो डेटाबेस है, ये जो आपका डिजिटल डेटाबेस है, दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड सिक्योरली फॉर 8 years। या अगर कोई केस लग गया है तो जब तक उसकी प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक इस डिजिटल डेटाबेस को आप रखे रहेंगे। यहां पे ये बातें की गई हैं आपकी रेगुलेशन 3 में, ठीक है। द अबव एक्सेप्शन मैंडेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। यहां पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स are required to handle UPSI shall ensure structured digital database, कि एक डिजिटल डेटाबेस बन रहा है और जहां पर नेम्स ऑफ द पर्सन लिखा जाएगा, उनका पैन नंबर लिखा जाएगा, उनकी आइडेंटिटी जो भी है वो वहां पे मेंशन की जाएगी। एंड दिस डेटाबेस शैल नॉट बी आउटसोर्स एंड इट शुड बी मेंटेन्ड इंटरनली। ऐसा नहीं है कि हमने किसी और को ये काम दे रखा है, कब बाहर की एक कंपनी जो हमारा डेटाबेस मेंटेन करती है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि किसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उस पर्सन का पैन नंबर, इतना पता होना चाहिए। तो अगर हम यही काम किसी और से करवाएंगे तो एनी विच वेज हम अपनी यूपीएसआई तो लीक कर ही रहे हैं। With adequate internal control and checks such as time stamping, कि किसने उस डिजिटल डेटाबेस को असेस किया, कब असेस किया, वो जो भी फाइल है वो प्रोटेक्टेड फाइल होनी चाहिए, और जो भी उसको असेस करे किन किन के पास इस फाइल का पासवर्ड था, उसने कब असेस किया, और अगर ऑडिट के टाइम पे भी वो यूज हुई तो ऑडिट टीम मेंबर्स में से भी उसको किस किसने असेस किया। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये पता होनी चाहिए ताकि यूपीएसआई को लीक होने से बचाया जा सके। And that has to be preserved for 8 years, shall ensure it is preserved for not less than 8 years, या फिर अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो जब तक कंप्लीशन ऑफ सच प्रोसीडिंग नहीं हो जाती तब तक तो उसको रखना ही है। तो इट हैज टू बी प्रिजर्व फॉर 8 years मिनिमम, या फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये है आपका रेगुलेशन 3। डिजिटल डेटाबेस में क्या होगा, नेम ऑफ पर्सन, क्या यूपीएसआई उसको एसएस है, और उसका पैन या कोई और आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। ये चीज आपकी थिंग्स टू नोट में है इन रेगुलेशन 3। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट रेगुलेशन। ये जो भी चीजें बॉक्सेस में दी हुई हैं ये आपको पढ़नी है, ये आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ पे मैं इसको पढ़ देती हूँ। इफ अ लिस्टेड कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉ फर्म या मर्चेंट बैंकर इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटी, इट शुड ऑब्टेन द नेम ऑफ द एंटिटी सो अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द पैन। द लॉ फर्म और मर्चेंट बैंकर वुड इन टर्न मेंटेन द लिस्ट ऑफ पर्सन अलॉन्ग विद पैन एंड देयर यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। जिसके साथ जो भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, भाई आईपीओ आने वाला है तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किन किन लोगों को डेसिमेट हुई, उनके टीम मेंबर्स में, मर्चेंट बैंकर के मेंबर्स में या लॉ फर्म के मेंबर्स में किन किन को डेसिमेट हुई, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखना। सो आपको पता है कि ऑडिट में भी ऐसा होता है कि जब कंपनियों की ऑडिट होती है, लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट होती है, तो जितने भी ऑडिट टीम के मेंबर हो, चाहे वो एक एसोसिएट हो या पार्टनर हो, हर एक पर्सन अपनी पूरी डिटेल देता है और साथ ही एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करता है कि इस इंफॉर्मेशन को हम किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इट विल नॉट बी शेयर्ड विद एनीबडी। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन होता है। नेक्स्ट वी कम टू यार रेगुलेशन 4 विच इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग। जब यूपीएसआई जिसके पास है, भाई इनसाइडर के पास एक्सपेक्टेड है कि यूपीएसआई होगी, और उसमें से जो इनसाइडर्स कुछ ऐसे हैं जैसे आपका फाइनेंस हेड, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर, इन सब के पास तो है ही यूपीएसआई, ठीक है। अब उस पर रेस्ट्रिक्शन डाली जा रही है कि आप कब कब कैसे कैसे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से मार्केट को क्या कर सकते हैं, मार्केट अब्यूज कर सकते हैं, हमारे सिक्योरिटी प्राइसेस को आप अपनी हरकतों से रेगुलेट कर सकते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई दैट इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड। तब ट्रेडिंग नहीं करनी है व्हेन यू आर इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। No insider to trade while in possession of UPSI and connected person to establish that they were not in possession of UPSI। यहां पे इन दोनों चीजों का मतलब बहुत ध्यान से समझिए।
जो इनसाइडर है उसके लिए तो बोला गया है कि किसी भी केस में आपके पास जब यूपीएसआई है तो यू विल नॉट बी ट्रेडिंग, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग। और कनेक्टेड पर्सन के ऊपर तो एक डिफॉल्ट हमने वो डाल दी कि भाई तुम तो जरूर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे होगे। तो अगर कभी भी उनके ऊपर एक्यूजेशन लगी कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, तो ये बात किसको प्रूफ करनी पड़ेगी? कनेक्टेड पर्सन को प्रूफ करनी पड़ेगी। ओनस ऑन कनेक्टेड पर्सन आ जाएगा कि नहीं, हमने गलती नहीं की है या हमने इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की है, क्योंकि कनेक्टेड पर्सन के केस में तो हम पूरी तरीके से ये मान रहे हैं कि तुम इनसाइडर ट्रेडिंग में तो इन्वॉल्व होगे ही होगे। अभी पहले में क्या बोला है कि इनसाइडर शैल नॉट ट्रेड व्हाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। तो इनसाइडर में कौन दो लोग थे? इनसाइडर में था आपका कनेक्टेड पर्सन और एनी अदर पर्सन। अगर एनी अदर पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा है तो फिर वो सिर्फ डिफेंस करेगा, ठीक है। ये पर्सन के ऊपर प्रूफ, ओनर्स का प्रूफ वो नहीं है, बर्डन नहीं है, बोनस कहते ना, ओनर्स ऑफ प्रूफ इसके ऊपर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर नहीं है। लेकिन कनेक्टेड पर्सन अगर घेरे में आ गया, अगर उसके ऊपर गिल्ट आ रहा है, तो ओनर्स किसके ऊपर है? कनेक्टेड पर्सन के ऊपर है कि भाई हम यूपीएसआई मेरे पास नहीं थी, और थी तो भी मैंने गलत ट्रेड उसके बेसिस पे नहीं किया है, ठीक है। इसके बेसिस पे एक्सेप्शन क्या क्या है भाई? कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन देने ही पड़ेंगे। हर केस ऐसा तो है नहीं कि हम सीधे ये कह देंगे कि तुम इनसाइडर हो और अब तुम इस कंपनी की सिक्योरिटी को छूना भी मत। ऐसा नहीं हो सकता। हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि ये कंपनी आगे जा रही है, तो हम चाहते हैं कि भाई इस कंपनी के शेयर्स हम खरीद के रखें। अगर इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आप इस कंपनी के शेयर छू ही नहीं सकते, खरीद ही नहीं सकते, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि हर कोई चाहता है कि हम इसके शेयर्स लें। अब ऐसे में आप सपोज कीजिए कि ऑडिटर है, ऑडिटर की टीम है, अब वो लोग तो एक प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व हुए हैं, वो लोग तो खाली वहां की ऑडिट करने जा रहे हैं। अब उसमें से कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम इस कंपनी का शेयर लें, द कंपनी इज परफॉर्मिंग रियली वेल। तो क्या हम उसको इनसाइडर की डेफिनेशन में लेकर कह देंगे कि आप जिंदगी भर इसका शेयर खरीदिएगा ही मत? ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शन लगाई गई है जिसके तहत ट्रेडिंग हो सकती है। इनसाइडर प्रोवाइडिंग इनोसेंस डिमॉन्स्ट्रेटिंग सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग क्या है? इन केस ऑफ इनसाइडर इंटर से ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स। इनसाइडर्स जो हैं उन्होंने आपस में ट्रांसफर्स किए हैं। एक इनसाइडर ने दूसरे इनसाइडर को अपने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, आपस में उन लोगों ने ट्रांसफर्स किए हैं। Without breach of regulation 3 between insiders who are in possession of the same UPSI। फाइनेंस टीम के लोगों ने आपस में ही सेल परचेज किया है, बट ऑफ मार्केट, मार्केट में नहीं किया है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं किया है, आपस में किया है इन्होंने सेल परचेज, ठीक है। या फिर एक दूसरे के पास सिक्योरिटीज गिरवी रखी है या कुछ भी किया है। तो अगर ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स किए हैं, उन लोगों के बीच हुए हैं ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स जिनके पास सेम इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे? एक एक्सेप्शन। द ट्रांजैक्शन वाज कैरीड थ्रू द ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म। ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म क्या होता है? जहां पे मिनिमम क्वांटिटी 5 लाख शेयर्स की ट्रेड होती है या फिर 5 करोड़ मिनिमम वैल्यू ट्रेड होता है, बट वो ब्लॉक डील विंडो पे होता है, अलग होता है ब्लॉक डील विंडो। एक साथ बड़ा ट्रांजैक्शन है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो रही है या 5 लाख शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर ब्लॉक डील विंडो के थ्रू हो रही है जिनके पास यूपीएसआई थी, तो ये एक एक्सेप्शन में आता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स, नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स हो गए जैसे कि कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, इनके बीच तो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज चलता रहता है। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर्स हैं द इंडिविजुअल्स, इस केस में द इंडिविजुअल्स हु वर इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। भाई कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, असल में यूपीएसआई तो किसी पर्सन के हाथ में होती है।
who were different from the individuals taking trading decisions, and such decision making individuals were not in possession of UPSI when they took the decision to trade. कंपनी की होल्डिंग कंपनी एक कंपनी है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिंग टीम अलग है, उसको डिसाइड करना है कि उसको कहाँ क्या कितनी सिक्योरिटीज खरीदनी है, और उस इन्वेस्टमेंट टीम के पास यूपीएसआई नहीं था, वो नहीं जानती कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अभी उस कंपनी की क्या है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है, ठीक है। तो नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स के केस में कंपनी के जो यूपीएसआई जिनके पास है वो टीम अलग है, और कंपनी की जो दूसरी टीम है जो लोग मोस्टली ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं वो टीम अलग है। ऐसे केस में अगर वो लोग प्रूव कर दें कि भाई हमारे पास यूपीएसआई नहीं थी तो ये एक एक्सेप्शन है। I'm sorry. Next, appropriate and adequate arrangements were in place to ensure that these regulations were not violated. Proper internal control था to check that these regulations were not violated, and no UPSI was communicated by the individual possessing the information to the individual who was making the trade decision. ठीक है, ट्रेड डिसीजन किसी और ने लिया है, यूपीएसआई किसी और के पास थी। अब ये पर्सन जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का ही हो, यहां पे बात हो रही है किसी भी इंडिविजुअल की, द इंडिविजुअल हु आर इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई। जरूरी नहीं है कि हम यहां बात कर रहे हैं कि सिर्फ कंपनी से कनेक्टेड लोग, जैसे नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर हो गई कोई और सब्सिडरी कंपनी के जो कनेक्टेड पर्सन है या कनेक्टेड पर्सन से के जो रिलेटिव्स हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग अपना इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर ये बात साबित हो जाए कि आपके पास यूपीएसआई नहीं थी, आपने अपना इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग डिसीजन लिया है, तो वो रेगुलेशन 4 को अट्रैक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, ये बात भी दिख जाए कि भाई एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल था, कि इस तरह से इंफॉर्मेशन डेसिमेट नहीं हो रही थी, तब भी इसको एक एक्सेप्शन में लाएंगे कि मतलब आई मेड एन इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग डिसीजन, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रेगुलेशन 4। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो पहले से मानी जाती है, एक एक्सेप्शन रखा जाता है कि कोई भी पर्सन जिसने सिक्योरिटीज में ट्रेड किया, जिसके पास यूपीएसआई था, तो यह माना जाता है कि भाई अगर तुम्हें ये इंफॉर्मेशन पता थी तो इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके तुमने ट्रेड नहीं किया है। कंपनी को ऑडिटर है, माना जाता है कि भाई तुमको तो यूपीएसआई है ही तुम्हारे पास, तो अगर तुम उस वक्त कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदते हो या बेचते हो तो तुम्हारा डिसीजन डेफिनेटली उस यूपीएसआई के बेसिस पर है। नेक्स्ट, in case of connected person, the onus of establishing that they were not in possession of UPSI shall be on such connected person. The SEBI may specify such standards and requirements from time to time as it may deem necessary. SEBI इसके ऊपर और regulations बना सकती है जैसा SEBI को ठीक लगे। तो रेगुलेशन 4 क्या है? अभी रेगुलेशन 3 था रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन, रेगुलेशन 4 है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग। नो कम्युनिकेशन था ये क्या है? नो ट्रेडिंग व्हेन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है दैट द ट्रेड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय यूपीएसआई। कोई ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुआ है बिटवीन इनसाइडर्स, ऑफ मार्केट ट्रांसफर हुआ है बिटवीन इनसाइडर्स, ठीक है, जिनके पास सेम यूपीएसआई वाले इनसाइडर्स के पास अगर इस तरह से हुआ है तो वो नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या नहीं माना जाएगा? ब्लॉक डील मैकेनिज्म में ट्रेड हुआ है, ब्लॉक डील मैकेनिज्म यानी कि वो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में बिटवीन 2 पर्सन्स इन द पोजेशन ऑफ सेम यूपीएसआई नहीं माना जाएगा। तीसरा, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर के केस में इंडिविजुअल
with UPSI and individual to make trading decision. ठीक है, ये दोनों क्या है, एक तो ये दोनों अलग है, सेपरेट, दूसरा एडिक्वेट कंट्रोल वॉज इन प्लेस, एडिक्वेट कंट्रोल वॉज इन प्लेस। तो इस केस में हम मानेंगे कि ठीक है, जो ट्रेड है वो इन्फ्लुएंस ट्रेड नहीं है। यहां पे हमारा थिंग्स टू नोट क्या है, यहां पे हमारा थिंग्स टू नोट है कि हमेशा कनेक्टेड पर्सन के केस में, इन केस ऑफ कनेक्टेड पर्सन, मतलब जो कंपनी से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ऑन कनेक्टेड पर्सन, दैट ही वॉज नॉट इन possession of UPSI। ठीक है, दैट इज योर रेगुलेशन 4। यहाँ पे कुछ केस लॉज दिए हैं, इसको आप पढ़ेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे एक दूसरा केस लॉ भी दिया है कि भाई अगर व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड होने लग जाए, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाला मैसेज फॉरवर्ड होने लग जाए, तो क्या हम इसको बोलेंगे कि डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में साबित किया गया है कि अगर फॉरवर्डेड एज रिसीव हो रहा है तो हम इसे यूपीएसआई डेसिमेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर केस में जो मैसेज फॉरवर्ड हुआ उसी से मार्केट में हलचल आई। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हुआ इस केस में कि हर मैसेज जो फॉरवर्ड हुआ उससे मार्केट में हलचल नहीं आई, इसलिए इसको क्या बोला गया कि ठीक है यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई थी। तो आप इन केसेस को पढ़ेंगे, बहुत ही क्लियरली दिए गए हैं, तो आप इसे समझ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने समझा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, सारे डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़े। रेगुलेशन 3 विच इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन वो पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन 4 विच इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग वो पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन 5 के बारे में, जहां पर जो आपका इनसाइडर है वो एक ट्रेडिंग प्लान बनाता है और उसी के तहत जब वो ट्रेडिंग करता है तो इट डज नॉट अट्रैक्ट रेगुलेशन 4। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग प्लान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके साथ साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या इंटरनल कंट्रोल मेजर्स अप्लाई होते हैं टू प्रोटेक्ट यूपीएसआई। Regulation 9, we'll also be talking about certain disclosures to be given under Regulation 7 and further topics code और कई कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाए जाते हैं एंड कंपनी सेक्रेटरीज रोल एज कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एम्फोसिस किया जाता है और हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आपको भी हम लोग हर चीज बहुत ही ध्यान से डिस्कस करेंगे, भले ही 5 नंबर कवर करे या 10 नंबर कवर करे ये चैप्टर, बट इससे आने वाला हर मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल फील्ड में होगे, जब आप अपने प्रोफेशन में होगे, उस वक्त आपको इन रेगुलेशंस के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। ठीक है, तो वील सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।